नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। विद्युत रसायन में लेक्चर नंबर 4। आज हम देखेंगे विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम, यानी कि फैराडे का नियम। आप सब तैयार हैं? विद्युत रसायन में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें आपने लाइन से जो भी पॉइंट देखे होंगे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। हाँ, कुछ टॉपिक को आगे और कुछ टॉपिक को हमने पीछे रखा है क्योंकि इससे आपकी समझ बेहतर हो सके और इस चैप्टर को बहुत बेहतर तरह से समझ सके। तो आप सब इन चीजों को अपनी कॉपी में भी नोट कर रहे होंगे। तो हम आज की क्लास में आपको देने वाले हैं विद्युत अपघटन की क्रियाविधि और विद्युत अपघटन का फैराडे का नियम, यानी कि विद्युत अपघटन की क्रियाविधि और विद्युत अपघटन का नियम क्या है, ये तीन बातें बताएंगे आपको। और ये जो नियम है इसको फैराडे ने दिया था। फिर लास्ट में हम क्विज देंगे, कुछ होमवर्क देंगे। तो आज की क्लास स्पेशल है। आप सब अपनी कॉपी ओपन कर लें और जो भी आपको स्पेशल चीजें लगती हैं जिसको आपको नोट करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, वो बिल्कुल करें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन की क्रियाविधि, विद्युत अपघटन का नियम और क्विज। तो सबसे पहले यह समझ लें कि विद्युत अपघटन होता क्या है। विद्युत अपघटन होता क्या है इसको समझेंगे। मैं सिंपल से एक बात बताना चाहूंगा। आपने कभी छोटी क्लासेस में, क्लास 7 में ही इस चीज को देख लिए थे, 6-7 के आसपास देख लिए थे कि किसी आयनिक विलयन में, आयनिक विलयन किसको कहेंगे बेटा, कि ऐसा कोई पदार्थ जिनको जल में घोलने पर या पिघला देने पर विद्युत अपघट्य। एक शब्द पे ध्यान दें, पहले मैं उस शब्द को पहले समझा दूं आपको। यह शब्द है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स। एक सवाल आता है कि भाई विद्युत अपघट्य होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब दोगे? आपको मैं कहूंगा इस बात को, मुझे दो क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए, जल्दी से बताने की कोशिश करें। पहला प्रश्न मेरा है, क्या नमक, ये जो क्रिस्टल है, क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है? यह है नमक, NaCl का क्रिस्टल, ठोस है ये, क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल है, आपसे जवाब देते जाइएगा, अपने तरफ से देना है जवाब आपको। दूसरा जवाब प्रश्न है कि क्या सोने की तार है, उसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित होता है? तीसरी बातें हैं, ये जल है, पानी, क्या इस पानी में भी विद्युत प्रवाहित होता है? जल में विद्युत धारा प्रवाहित होता है? मैंने आपको तीन चीजें दिया है, आप बताइए किसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है और किसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आप अपने स्तर पे जवाब दीजिएगा। कुछ बच्चों ने कहा है होता है, कुछ बच्चों ने कहा है नहीं होता है। मैं देख रहा हूं आप जवाब दे रहे हैं। अपने मुंह से बोलना बेटा। जब भी कोई क्लास आप पढ़ते हो ना, ऑनलाइन क्लास करते हो, तो दो बातें बहुत ध्यान रखा करिए। अपने मुंह से आवाज निकाला करिए, कॉपी में कुछ लिखा करिए, कुछ हलचल किया करिए, तो आप जो भी पढ़ाया जाएगा वो एकदम क्लियर आपके दिमाग में जाएगा, वहां पे हलचल होगा, आपका दिमाग फ्रेश होगा और बात समझ में आएगी। बस इतनी बातों को कहूंगा। फिलहाल अब बताइए, नमक ये जो ठोस है, क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है? बहुत सारे बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिए और जवाब बहुत बढ़िया दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ जी, सबका नाम बोल रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मैं सबको देख रहा हूं, सबका नाम देख रहा हूं, ध्यान रखिएगा जो जवाब दे रहे हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत का कुचालक है, नहीं होता है। क्या सोने में विद्युत धारा प्रवाहित होता है? यस, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। हाँ, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है। क्या जल में विद्युत धारा प्रवाहित होता है? फिर यहां पर भी नो है, नहीं, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने आंसर दिए हैं अपने अपने ज्ञान के अनुसार, कोई गलत नहीं है। बात समझेंगे तो समझ में आ जाएगा किसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, किसमें नहीं होगा। याद रखें, सोना धातु है तो धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होगा ही होगा। विद्युत धारा धातुओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से होती है, समझ गए? विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसकी वजह से? सोने में धातु होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है सोने में। अब ये तो हुआ सोना। जितनी भी धातुएं, चाहे लोहा है, चांदी है, कॉपर है, सोडियम है, पोटेशियम है, जो भी धातुएं हैं, सब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण।
लेकिन सोडियम, ये नमक जो है सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। अगर ये ठोस अवस्था में है तो Na+ और Cl- प्रबलता से जुड़े हुए हैं। इसमें आयन है और ये स्थिर है। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, यानी कि दोनों जगहों से विद्युत डालोगे, एक तरफ से विद्युत डालोगे, एक तरफ से निकालोगे, यानी कि दो प्लेट रख दोगे, दो प्लेटों के बीच में अगर नमक के क्रिस्टल को रख दोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब समझ में आ रही है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यह आयन स्थिर है, गति नहीं कर रही है। पानी में, पानी जो होता है सहसंयोजी यौगिक होता है इस तरह से, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। लेकिन नमक यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, इनको यदि गर्म किया जाए, ये सॉलिड है तब तो स्थिर है इसकी Na+ और Cl-, लेकिन जब इसको गर्म किया जाए तो ये लिक्विड बन जाएगा। Na+ और Cl-, ये लिक्विड कंडीशन में आ गया है पिघलाने पर। अब ये गतिशील हो गया। अब ये कहता हूं कि यहां पर मैंने क्या किया, इस जगह पर एक पात्र में मैंने सोडियम क्लोराइड को रखा और ये कैसा हो गया, लिक्विड बन चुका है, मोल्टन यानी कि गलित NaCl है। तो गलित NaCl में अगर मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं इस तरह से, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर मैंने लाइट लगा दी, बल्ब लगा दिया है, तो अब देखेंगे कि इसमें से ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए चल रही है। विद्युत धारा का प्रवाह क्यों हुआ, क्योंकि ये NaCl में Na+ यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन Cl- होता है, जो कि गतिशील अवस्था में है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो देखो ये प्लस चार्ज है, प्लस इलेक्ट्रोड है, और ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ना क्लियर दिखे तो मैं और अच्छे से समझाने वाला हूं आगे जाकर के। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए तो बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी। थोड़ा सा हम भी हड़बड़ी करते हैं कहीं कहीं पे, और आप और हम चाहते हैं कुछ जगहों पर धीरज भी रखते हैं, तो आप थोड़ा सा धीरज रखिए आपकी इन चीजों को समझने के लिए। तो होगा क्या, इस चीज को मैं यहां पर आपको समझाने की पहले कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, कि विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हुआ। चलिए, आपने क्या देखा, NaCl को मैंने इस, चले देखें, मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको क्या हो रहा है। यह एक पात्र है जिसमें NaCl पिघली हुई अवस्था में है, गलित NaCl है, यह गलित NaCl है। इसमें Na+ और Cl- की आयनें हैं। इसमें आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया है, यानी कि धातु की प्लेट लगा दिए हैं आपने, और इसमें आपने सेल जोड़ दिए हैं। ये लीजिए भाई, सेल जोड़ दिए हैं आपने, ये सेल जोड़ दिए, प्लस और ये माइनस, और यहां पर आपने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रही, ये देखने के लिए आपने या तो वोल्टामीटर लगा दिए हैं या तो एम्पियर मीटर लगा दिए। एम्पियर मीटर वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे वोल्टामीटर लगा दिए, या फिर एक लाइट लगा दी, बल्ब लगा दिया। यहां पर आपने क्या लगा दिया, एक लाइट लगा दी है, ये लाइट लगा दिया। अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये लाइट जलेगी, ऑन रहेगी, नहीं प्रवाहित होगा तो नहीं होगा। अगर ये सूखा NaCl होता तो इसमें से ये लाइट नहीं जलती। अब ये कैसा हो गया, ये गलित हो गया, यानी पिघला दिए, तो ये Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, अलग अलग अणु में गतिशील है। अब देखो, सेल का धन भाग इस इलेक्ट्रोड से जुड़ा है, यानी कि ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, और ऋण भाग इससे जुड़ा हुआ यानी नेगेटिव है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। भी विद्युत अपघटन क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले विद्युत अपघट्य क्या है वो समझना जरूरी है। फिर मैं विद्युत अपघटन को बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाला हूं, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा धीरज तो चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए, क्या बोला मैंने, यहां पे ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन आकर्षित होगा भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये निगेटिव Cl- आकर्षित होने लगेगा, और निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ Na+ पॉजिटिव आयन आकर्षित होने लगेगा। इस प्रकार से ये आयन गति करने लगती है। अब देखिए, ये आयन यहां से विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये आयन इस तरफ गति करने लगी, और ऐसे जितने भी Cl- यहां पर आकर आती है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसी तरह Na+ इसके पास जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और इस जगह पे पदार्थ मुक्त होने लग जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है विद्युत अपघटन कहलाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है
तो एक तरह के विद्युत अपघटन होगा। विद्युत अपघटन की क्रियाविधि क्या है इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल इस तरह की घटना होती है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो किसमें? आयनिक पदार्थ में। अगर आपने नमक को पानी में भी घोल दिया हो, NaCl जो है इसको जल में घोल दिए हो, पानी में घोल दिए हो, तो भी Na+ और Cl- आयन बन जाता है। तो पानी में घुला हुआ NaCl भी विद्युत धारा प्रवाहित करता है। अब समझना, पानी में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है, लेकिन जब पानी में हम मिला देते हैं कोई आयनिक पदार्थ, जैसे मैंने मिला दिया NaCl, तो इसमें जाने पर ये घुलता है। घुलने के बाद ये NaCl जो है Na+ और Cl- में टूट जाता है, और पानी भी H+ और OH- में टूट जाता है। यहां पर यह घटना होती है, यानी दोनों के दोनों आयनीकृत हो जाता है। इस तरह से वहां पर धन आयन और ऋण आयन के पाए जाने की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगते हैं, क्योंकि धन इलेक्ट्रोड की तरफ ऋणात्मक आयन और ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ धनात्मक आयन गति करने लग जाती है। तो पानी विद्युत का कुचालक है शुद्ध अवस्था में, जबकि आयनिक पदार्थ मिलाने पर वह आयनीकृत हो जाती है, H+ और OH- में टूट जाता है, जिसकी वजह से विलयन में यानी पानी में धन आयन और ऋण आयन आ जाते हैं, और वो आयन गति करने लगते हैं इलेक्ट्रोडों की तरफ। इस कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जबकि NaCl भी ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती है, लेकिन पानी में घुलने के बाद Na+ और Cl- में टूट जाते हैं, और वो आयन गति करने लग जाते हैं, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो NaCl में क्या है? Na+ और Cl- स्थिर रहते हैं ठोस में, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, और वो इस तरह से। लेकिन जब पानी में जब उसको पिघला दिया जाता है या पानी में घोल दिया जाता है, तो Na+ और Cl- मुक्त हो जाता है और वो गति करने लगती है, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन जल के बारे में क्या हुआ? जल लिक्विड ही है, पर फिर भी वो आयनीकृत नहीं होता, सहसंयोजी यौगिक है, कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन जब उसमें कोई आयन मिला दिया जाता है, कोई अम्ल या क्षार या लवण मिला दी जाती है, तो पानी जो है H+ और OH- में टूट जाता है, अब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो आपने देखा कि विद्युत धारा पानी में भी प्रवाहित नहीं होती, लेकिन आयनीकृत हो जाए तब वो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लग जाता है। हमने ये समझा कि विद्युत धारा का प्रवाह किस कंडीशन में और किस में होता है। अब मैं आपको बोलने वाला हूं, एक बात पूछने वाला हूं, क्या आप में से कोई बच्चा बताएगा कि CH4 मीथेन गैस है, क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा? कोई भी बच्चा मुझे बता दे अपनी तरफ से, क्योंकि यह जरूरी है आप मुझे बताएं कि क्या CH4 में विद्युत धारा प्रवाहित होगा। एक प्रश्न, यानी नंबर, ये चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर है, यानी इसको पानी में प्रवाहित करेंगे तो भी पूछ रहा हूं। दूसरा है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसको पिघलाएंगे तब क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगा? ये भी बताओ। ये ग्लूकोज है, शक्कर है, पिघलाएंगे या पानी में घोल देंगे तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगा? इन दोनों के बारे में बताओ। हां जी, जवाब मिल रहा है बच्चों का? हां, बच्चों ने जवाब दे दिए हैं कि इसमें मीथेन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, गैसीय अवस्था में भी, अगर उसको पानी में भी अगर घोला जाए थोड़ी बहुत मात्रा में तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये सहसंयोजी यौगिक है, इनमें धन आयन और ऋण आयन नहीं होते हैं। C6H12O6 में, इसमें भी धन आयन या ऋण आयन नहीं होते हैं, आयनिक पदार्थ नहीं है, विद्युत अपघट्य नहीं है, इसलिए इसके भी विलयन में या इसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित उन्हीं कंपाउंड के गलित अवस्था में होगा जिनमें धन आयन और ऋण आयन उपस्थित होते हैं। तो आप कुछ स्तर को, कुछ बातों को आपने समझा है विद्युत अपघट्य के बारे में। अभी मैं आपको स्पेशल बताने वाला हूं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अभी मैंने बताया विद्युत अपघट्य यानी वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर अथवा पिघलाने पर आयन में टूट जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो विद्युत अपघट्य कौन हुआ? नमक हुआ विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य कौन हुआ? नमक हुआ, NaCl हुआ, KCl हुआ, HCl हुआ, H2SO4 हुआ, जिसमें धन आवेश और धन आयन और ऋण आयन बनते हैं, है ना। जितने भी चीजें, ये विद्युत अपघट्य है। विद्युत अनपघट्य क्या हुआ? ये विद्युत अनपघट्य जो धन आयन और ऋण आयन में नहीं टूटते हैं, विद्युत अनपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य के गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन विद्युत अनपघट्य के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यह थोड़ा सा बात ध्यान रखिएगा। धातुओं में दोनों कंडीशन में होगा, चाहे वो पिघला हो
या वो ठोस अवस्था हो, दोनों में ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है धातुओं में। ये छोटी सी बातों को जानिए। चलिए कुछ बातें और करते हैं, फिर काफी चीजें हमारे लिए क्लियर होने लगेगा। देखेंगे विद्युत अपघट्य NaCl है, मान लेते हैं इस जगह पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इसमें धन आयन और ऋण आयन होता है, आप देख रहे हैं। साथ में आप देख रहे हो कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आपने क्या क्या सीखा कि धातुओं में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, अधातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत अपघट्य में आयनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या पानी में भी विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रहा है तो आयनों के प्रवाह की वजह से हो रहा है। अब देखें, अब मैं विद्युत अपघटन की प्रक्रियाओं को मैं आपको यहां पर समझाता हूं। आयनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक क्रिया होता है, यह क्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है जो धनावेशित इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड कैसा होता है? कैथोड पर अपचयन होता है, यह ऋणावेशित होती है। तो ऑक्सीकरण होता है इसलिए एनोड कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन यहां पर एनोड जो है धनावेशित होगा विद्युत अपघटन की स्थिति में। हमने शुरुआत में पढ़े हैं गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है निगेटिव है, विद्युत अपघटन में एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। यह एक छोटी सी बात बहुत सारे बच्चों को हजम नहीं होता है, आपको होना होगा हजम। आपको यह मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब मैं विद्युत अपघटन के लिए एक छोटी सी बात बताऊंगा जिसका आप प्रैक्टिस भरपूर करिएगा, हद से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको चीजों को सीख सकें, समझ सकें। मैं यहां पर आपके लिए कोशिश करता हूं एक विद्युत अपघटन की प्रक्रियाओं को समझाने का। ध्यान दीजिएगा, NaCl उदाहरण दे रहा हूं ना आपको, उदाहरण है NaCl के गलित अवस्था का, NaCl के गलित अवस्था का विद्युत अपघटन। चलिए इसका एक चित्र बना लेते हैं ताकि वो चीज बहुत आसानी से हमें समझ में आए कि हो क्या रहा है। चलो ये समझोगे कि मैंने इस पात्र में लिए हैं गलित NaCl। गलित NaCl का मतलब होता है कि उसमें Na+ और Cl- है। इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड डुबाए हैं, धातु के 2 इलेक्ट्रोड डुबाए हैं। ऐसा इलेक्ट्रोड है जो रासायनिक क्रिया इसके पदार्थ के साथ नहीं करता है, यानी कि अक्रिय इलेक्ट्रोड है। यह रासायनिक क्रिया ना करने वाला इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है, एक सक्रिय इलेक्ट्रोड होता है और एक अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है। मैंने आपके लिए यहां पर जो लिया अक्रिय इलेक्ट्रोड लिया है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करोगे सक्रिय इलेक्ट्रोड के लिए भी आप रिएक्शन करना सीख जाओगे। लेकिन शुरुआत तो अक्रिय इलेक्ट्रोड के साथ ही हमें करना होगा। आपको सिखाना हमारा पहला परम धर्म है, परम कर्तव्य है, परम उद्देश्य है। तो हम आपको पहले सिखाना चाहते हैं। तो यह है इलेक्ट्रोड, कोई धातु है, यानी सोना या प्लेटिनम हमने धातु के रूप में यहां पर लिए हैं। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड में अब मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोड धनात्मक है और ये इलेक्ट्रोड ऋणात्मक है। ये सेल, किसी भी सेल में ऋण वाला भाग और धन वाले भाग में क्या होता है, आप समझेंगे इन छोटी सी बात को। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, आपको मैंने एक सेल दे दिया। बैटरी तो जानते हो ना, सेल तो जानते होंगे ना, जो उसमें टॉर्च में लगाते हैं, घड़ियों में लगाते हैं, रेडियो में लगाते हैं, अब बहुत जगहों पर रिमोट कंट्रोल में लगाते हैं। उसमें 2 पार्ट होता है, एक भाग धनात्मक और एक भाग ऋणात्मक। मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक छोटी सी बात, ऋण वाले भाग से जहां पर प्लस लिखा होता है, सेल आपने देखा है ऐसा बना होता है,
चलिए ऐसा बना होता है, ऊपर की तरफ ऐसा लगा था मेटल, और ये इस तरफ एक पेंदा रहता है, खड़े रख सकते, इधर से नहीं खड़े कर सकते, इधर ही खड़े करेंगे। तो यहां पर प्लस लिखा होता है, यहां पर माइनस लिखा होता है। आपने ये सेल देखे होंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस सेल में से जब इसको किसी उपकरण से जोड़ते हो, जैसे मान लीजिए मैंने इसको एक लाइट से जोड़ दिया, मैंने एक लाइट से जोड़ दिया, एक लाइट से जोड़ दिया इस तरह से, तो इसमें आपने फिजिक्स में पढ़ा है धन से ऋण की ओर क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बहती है। धन से निकलता है और ऋण की तरफ वो बहता है, ऐसे जाता है। मैं आपसे एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन, इस सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस धातु में पहुंचती है, तो इलेक्ट्रॉन धन की तरफ से निकलता है कि ऋण की तरफ से निकलती है? बताओ, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऋण की तरफ से होता है कि धन की तरफ से होता है? बस धन या ऋण लिख देना, जो भी लिखना है। तो मैंने आपसे पूछा, ये सेल इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करता है। सेल का काम सिर्फ यही है कि एक तरफ से तेजी से इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और एक तरफ से तेजी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी बता दीजिए जल्दी से, धन की तरफ से निकलती है कि ऋण की तरफ से? तो ये मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ऋण की तरफ से, क्योंकि नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, यहां से होते हुए इलेक्ट्रॉन इस तरफ बहती है, ये काम होता है। तो ये जो सेल है, ये बैटरी है, काम क्या करता है? इधर से इलेक्ट्रॉन निकालती है इस तरह से, और इस तरह से इसमें भेज दिया जाता है। किसमें भेज दिया जाता है? ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भेज दिया जाता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के इस इलेक्ट्रोड को निगेटिव बना देता है। अब ये धन वाला, इलेक्ट्रोड का धन वाला पार्ट जो है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए इलेक्ट्रोड धनात्मक हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें, एक बेसिक बातें जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है, वही चीज में कमी होने की वजह से यहां पर इन बातों को हमें समझने में तकलीफ होता है। तो मैंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन सेल से निगेटिव पार्ट से निकल करके इस इलेक्ट्रोड पर जा रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोड निगेटिव हुआ, और यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के इसकी तरफ चला गया, इसलिए इलेक्ट्रोड पर धन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इस इलेक्ट्रोड पर। तो इलेक्ट्रोड के इस पूरी बातों को आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर कुछ एक घटना होने वाली है, उस घटना को बताने वाला हूं मैं। समझो, जब किसी भी पदार्थ का विद्युत अपघटन किया जाता है, तो सबसे पहले उस पदार्थ का, जैसे यहां पर NaCl है, NaCl ठोस अवस्था से उनको हम आयनिक अवस्था में लाना होता है। इस काम को कहते हैं आयनन। तो सबसे पहला काम होगा विद्युत अपघटन के समय आयनन करना, आयोनाइजेशन करना, आयोनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो आयोनाइजेशन मतलब क्या हुआ? NaCl जो है टूट गया, किसमें? Na+ में और Cl- में। सबसे बेहतर एग्जाम्पल के रूप में आएगा अगर विद्युत अपघटन को समझना चाहते हैं तो। क्या हुआ? Na+ और Cl- में ये टूट गया, ये काम यहां पर हुआ। अब दूसरा काम है कि ये धन वाले इलेक्ट्रोड पर क्या काम करेगा और ऋण इलेक्ट्रोड पर क्या काम होने वाला है। चलो समझते हैं इसको। अब देखें, धन इलेक्ट्रोड पर, धन इलेक्ट्रोड पर क्या काम होगा? पर क्रिया। और ये धन इलेक्ट्रोड एनोड है कि कैथोड है, यहां पर तो पढ़ लिए भाई साहब, वो काम नहीं आने वाला। असल क्या होने वाला है उसको देखते हैं। इस धन इलेक्ट्रोड की तरफ ये क्लोरीन Cl- जो है वो उसकी तरफ गति करती है। धन इलेक्ट्रोड की तरफ वो Cl- आएगा, Cl- आया ना, इस पर इलेक्ट्रोड पर धनावेश क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। हेलो, मैंने यही कहा था, ये सेल जो है इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले गया है, इसलिए ये धन हो गया है। धन मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसके पास? इस इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और आप जानते हो कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन एक है ज्यादा, इसलिए वो Cl- है। ओके, जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। सो यहां पर NaCl में से Cl के पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो वो Cl, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, Cl- इसकी तरफ नजदीक आएगा, Cl- आ गया इनके पास। अब ये Cl- क्या करेगा? अपने से उस इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, अलग कर दिया, तो ये Cl 0 बन गया।
Cl ने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, शून्य बन गया। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इस चैप्टर का पहला लेक्चर आप देखिएगा। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहां पर हुआ इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया, यानी ऑक्सीकरण हुआ। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं एनोड। अब देख लो भैया, ये पॉजिटिव है और यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रहा है। अब मैं इसको बैलेंस करता हूं। क्लोरीन, जब ये क्लोरीन उदासीन हो गया तो 2 क्लोरीन परमाणु, देखो भैया क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सारे बच्चों को पता है कि नहीं? बोलिए यस, हां पता है। क्लोरीन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है ना। इसने जब सोडियम से रिएक्शन किया था तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव हुआ था, तो ये माइनस चार्ज हुआ था। अब उस इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, फिर से क्लोरीन कैसा हो गया? ये क्लोरीन फिर से वैसा ही हो गया, अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन भी इसी के नजदीक आएगा और उसके पास भी ये इलेक्ट्रॉन है। यानी हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों Cl मिल जाते हैं इस रिएक्शन के साथ, क्योंकि ये क्रिया हो रही है। विद्युत धारा, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक Cl बना, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक Cl बना, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक Cl बना। ऐसे इलेक्ट्रॉन देते जाता है, Cl बनते जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे Cl, 2 Cl जब एक दूसरे के नजदीक आता है तो ये इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और बन जाता है Cl2। तो ये क्रिया होने लगेगी। यानी उदासीन Cl जो है, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, वो आपस में मिल करके, दो मिल करके क्या बनाता है? Cl2 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 बनाता है। तो आपको समझ में आ गया, ये Cl2 बन गया। बैलेंस कर देता हूं भैया, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यह प्रक्रिया हुई है। तो यहां पर एक घटना हुआ ऑक्सीकरण, इसीलिए यह कहलाएगा एनोड। यह है एनोड। क्लियर? ये विद्युत अपघटन के पहला एग्जाम्पल जो मैंने अपने लाइफ में क्लास 6 या 7 में पढ़ा था, सीखा था। उस टाइम इतनी गहराई में नहीं सीख पाया था ये क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज, चूंकि मैंने वहां पे प्रयास किया था, ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उस टाइम पे 8, 9 में, 7, 7 में ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं, तो उस टाइम में कि बच्चे जो है खेलते ज्यादा थे, हम भी खेलते थे बहुत, लेकिन जिस चीज को सीखते थे परफेक्ट सीखते थे। तो वही बात आपको कहूंगा, जिस चीज को सीखो परफेक्ट सीखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें जो सीखते हैं ना, वही पूरी चीजें बन करके बड़ा रूप धारण करता है। तो चलिए, यहां पर बात हो रही है, हो गया। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोड निगेटिव की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव आयन आएगा भाई। और ये निगेटिव क्यों है? क्योंकि सेल से आने वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास इकट्ठा हो गया, काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निगेटिव के तरफ सोडियम धातु, सोडियम आयन, धातु नहीं, सोडियम आयन Na+ उसके तरफ आकर्षित होगा। Na+ क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, उसने तो क्लोरीन को दे दिया था इलेक्ट्रॉन, अब वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने वाला है ये विद्युत धारा। तो क्या करेगा? अब दूसरी जगह है, निगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या घटना होने वाली है उसको देखते हैं। ऋण इलेक्ट्रोड पर क्रिया, ऋण इलेक्ट्रोड पर क्रिया। तो क्या क्रिया हुआ ऋण इलेक्ट्रोड पर? अब देखें, इसकी तरफ Na+ आया और वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और ये सोडियम धातु बन गया। ये आयन है परंतु ये धातु है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को कहते हैं अपचयन। चूंकि यहां पर अपचयन हो रहा है इसलिए यह कहलाता है कैथोड। अब आप समझ चुके होंगे कि रिएक्शन, ये बेटा, ये जो मैकेनिज्म देखिए, जो ये घटना हो रही है इसको विद्युत अपघटन कहेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ को अलग कर दिया। हेलो, विद्युत धारा से पदार्थ को अपघटित करना, अलग करना विद्युत अपघटन कहलाता है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। मैंने क्या कहा? किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक क्रिया करते हैं तो वो पदार्थ अलग हो जाती है। जैसे पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे आयनिक करके, तो ये H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो इसको विद्युत अपघटन कहेंगे। अपघटन क्यों? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अलग होना, अपघटन हुआ। विद्युत धारा प्रवाहित करके अलग किया, इसलिए विद्युत अपघटन कहलाएगा। यहां पर कौन सा रिएक्शन होता है? रेडॉक्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। देखो, इसने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दान किया, क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन दान किया, सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। एक जगह ऑक्सीकरण हो रहा है, एक जगह अपचयन हो रहा है। जहां पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं और जहां पर अपचयन होता है इसको कैथोड कहते हैं। तो यहां पर ये कैथोड है। तो बात समझो,
ये एक तरह से हमने विद्युत अपघटन की प्रक्रियाओं को थोड़ा समझने की कोशिश किए हैं। साथ में हम आगे बढ़ते हैं तो विद्युत अपघटन की इन क्रियाओं के साथ हमने देखा कि पदार्थ मुक्त हो रहा है। यहां पर क्लोरीन गैस मुक्त हो रहा है, यहां पर क्लोरीन गैस इस तरह से मुक्त होते हुए निकलेगा Cl2 के रूप में, यहां पर सोडियम धातु इसमें जमने लगता है। पर इतना ऐसे किसी भी पदार्थ में किसी भी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत अपघटन किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे प्रैक्टिस है, बहुत सारे काम है, जिसके लिए एक से दो या तीन क्लासेस हमको अगर आपको एकदम बैठा के सिखाना होगा तो लगेगा, और आपको बैठ के सीखना होगा तो लगेगा 3 4 5 प्रैक्टिस अच्छे से। यह तो शुरुआत है जो एक हल्की जानकारी देती है कि विद्युत अपघटन होता क्या है। तो चलें अब जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि मैंने यहीं पर समझाया बेटा। ये विद्युत अपघटन हुआ, इसकी क्रियाविधि एक लाइन में अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या लिखूंगा, इस पूरे रिएक्शन को एक लाइन में लिखूं तो क्या लिखूंगा, NaCl विद्युत अपघटन होने पर क्या हुआ, Na धातु और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, यानी ये इस तरह का विद्युत अपघटन हुआ तो प्रकृति किस तरह का नेचर प्रदर्शित करती है, किन नियमों के आधार पर यह घटना होता है, विद्युत धारा के साथ इनका संबंध क्या है, इनके बारे में क्या नियम है, यह देखते हैं। इसके लिए नियम देने वाले वैज्ञानिक थे फैराडे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया। ये डेवी के शिष्य थे। अब ये डेवी कौन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमें आज के डेट में, मैं जहां तक समझता हूं कि मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गए, तो हम सबको काफी जानकारियां मिल रही हैं, और उन जानकारियों को हम किस तरह लेते हैं। अच्छी बात है कि आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में बात याद रखिएगा कि उनकी गहराइयों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बेस जान गया, जो जड़ जान गया, जो हिस्ट्री जान गया, वो वहां से डेवलप होते होते जो आज का विकास हुआ वहां तक जानने की हमें थोड़े फास्ट और थोड़े से स्पीड सफलता मिलती है। तो आप जरूर करिए, एक चीज जानने की कोशिश करिए। फिलहाल मैं कहूंगा फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम हम देखने वाले हैं। देखिए साहब, कुछ जानकारी मैं दे दूं इसके बारे में। माइकल फैराडे 1833 से 1834 के आसपास उन्होंने नियम दिया, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राओं को, प्रवाहित किए गए विद्युत धारा की मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए इन्होंने किया। मतलब यह कहा, सिंपल सी बात बोले, अपनी भाषा में बात करें तो बात यह है कि विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हो किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ में, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की कितनी मात्रा होगी, इसको बताने के लिए, इसको दर्शाने के लिए जो नियम प्रस्तुत किया गया वो विद्युत अपघटन का नियम है। और ये तो कोई परिभाषा हुई नहीं, इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखना इधर से है। विद्युत अपघटन के दो नियम हैं। पहला है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, और दूसरा है विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। इसका नाम ही ऐसा है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दो नियम है हमारे पास। प्रथम नियम बहुत आसान है, द्वितीय नियम बहुत आसान है। तो क्या है, चलो देखते हैं। सारे बच्चे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो बस, और कुछ नहीं, इधर उधर की बातें ना करो। अगर देखो, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे क्लास देख रहे हैं लेकिन सब चैटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब वो सब पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट है। इधर उधर की बात करेंगे टाइम बर्बाद होता है। पढ़ाओ ना सर, वो बच्चे बोलते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं। चलो आगे। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम एकदम आसान। क्या बोला? किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का एकत्रित या मुक्त भार प्रवाहित किए जा रहे आवेश के समानुपाती होता है। इसको विद्युत की मात्रा भी कहते हैं, विद्युत की मात्रा भी कहते हैं, विद्युत क्या बोला गया? किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत की मात्रा या विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद्युत आवेश के बराबर समानुपाती होता है। W इज इक्वल टू Z
Q, और Q है जो आवेश है, विद्युत की मात्रा है, वो जो होता है विद्युत धारा इंटू सेकेंड में टाइम। तो यहां पर हो गया W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला होगा। यहां पर क्या क्या चीजें मैं बता दूं आपको, जहां पर W इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में है भाई, याद रखना ग्राम में, ठीक है। दूसरी बात, Q आवेश है या विद्युत की मात्रा है, विद्युत मात्रा, कितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित किया। Z जो है एक समानुपातिक स्थिरांक होता है जो कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यह कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कैसे प्राप्त किया जाता है यह भी बता देता हूं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है ई को कहते हैं तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक यानी तुल्यांकी भार, किसी धातु का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार, आपको तुल्यांकी भार क्या होता है मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया है, आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे जाकर के एक बार देख लीजिएगा। सॉल्यूशन विलियन में बताया मैंने, डिवाइडेड बाय यहां पर होगा 96,500, ये फैराडे होता है। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Z इज इक्वल टू E बाई F भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये F की जो वैल्यू होता है इसको फैराडे स्थिरांक कहते हैं। मैं बता देता हूं, F जो है फैराडे स्थिरांक होता है, F जो फैराडे स्थिरांक होता है, फैराडे स्थिरांक का मान होता है 96,500 कूलम्ब होता है। इतना कूलम्ब होता है। फिर देखें फैराडे, और क्या बता दूं मैं आपको, हां एक बात और बता दूं, ये जो वैल्यू है वो है 1 मोल, क्या बोला मैंने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और क्या चीज हमारे पास I और T है, तो देखें I जो है विद्युत धारा है एम्पियर में, और T जो है सेकंड में समय है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित की गई विद्युत धारा की, विद्युत की मात्रा के बराबर होता है, विद्युत के आवेश के बराबर होता है, समानुपाती होता है, विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है या विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यह हुआ किसका, यानी जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा पदार्थ मुक्त होगा। किसने कहा, फैराडे ने कहा, प्रथम नियम यह हुआ। हाँ जी, चलिए ये आप कॉपी में लिख लेंगे। दूसरा नियम है, क्या हुआ, हाँ जी, दूसरा नियम है विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। ये क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसको थोड़ा समझना है। यहां पर कुछ बातों पे ध्यान देंगे। जब श्रेणी में जुड़े हुए विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाती है, मतलब क्या, मतलब यह है श्रेणी में जुड़े हुए, मतलब श्रेणी क्रम में हमने 2 या 2 से अधिक
विद्युत अपघटनी सेल जोड़ दिए हैं। देखो, ये मैंने एक सेल लिया, कोई एक पदार्थ लिया, विद्युत अपघट्य लिया, दूसरा विद्युत अपघट्य लिया, तीसरा विद्युत अपघट्य लिया, जो भी है। चलो मैं दो के साथ करता हूं ये काम। हाँ, और इसमें मैंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए इस तरह से। ये है, मान लेते हैं मैंने यहां पर CuSO4 लिया हो, CuSO4 का सॉल्यूशन लिया हो, एक्वस सॉल्यूशन, और ये है AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब जलीय विलयन, ठीक है। अब मैंने इसमें इस तरह से इनको जोड़ दिया, ये लीजिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेल्स है, तो इसका मतलब ये वो प्लस हो गया। फिर इधर से विद्युत धारा आ रही है इसके लिए, तो ये नेगेटिव हो गया। फिर बात हुआ कि इधर से प्लस जा रहा है इसके लिए, तो ये प्लस हुआ, और ये इधर से आ रहा है नेगेटिव हुआ। बस समझोगे थोड़ा, मैं जो बताया उसके आधार पे। यहां पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा होगी, यानी दो या दो से अधिक सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, यानी एक सेल का धनात्मक भाग दूसरे सेल के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, इस तरह से विद्युत धारा डालने के लिए इसमें जोड़ा गया। तो इनमें विद्युत धारा की मात्रा यानी Q की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा दोनों में बराबर होगा। इसमें Q1, सॉरी इसको Q2 मान सकते हैं, इसके आवेश को Q1 मान सकते हैं। तो ये Q1 और Q2 की वैल्यू बराबर होगा। तो इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होगी W1, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तो इसको हम आगे लेके चलें तो हमारे पास दोनों के हिसाब से मिलेगा W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E1 होगा, इसका E2 होगा इसका फॉर्मूला। मैं यहां पर डेराइव करके दिखाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शॉर्ट में ये काम हो जाता है। सो आपने ये समझा कि यहां पर तुल्यांकी, अगर डेराइव करने की बात होगी तो मैं करके भी दिखा दूंगा, पर सवाल यह है कि इतने में हम इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या बोला गया है। यहां पर बोला गया है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो W इज इक्वल टू K E, तो W बाई E इज इक्वल टू K, तो W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2 भी लिखा जा सकता है। सो इस जगह पे हो जाएगा W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, ऐसा होगा। मिल गया ना फॉर्मूला। तो ये देखिए आपने नियम बना कि मुक्त होने, अगर दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ है, तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होगी उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, और इस बेस पर हमको यह फॉर्मूला प्राप्त होता है। देखें कितनी आसान बातें इसमें कहा गया। तो दो हमारे पास नियम हुए फैराडे का। प्रथम नियम कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश या विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। दूसरा कहता है कि अगर दो या दो से अधिक सेलों को, विद्युत अपघटनी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उन सेलों पर मुक्त होने, उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। ये दो बातें। तो हमारे पास इस तरह से दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। एक फॉर्मूला हमारे पास आया W इज इक्वल टू ZIT, और सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आया W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, अगर श्रेणी क्रम में है तो। चलिए विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है इसके बारे में बात करते हैं। विद्युत अपघटन का उपयोग पहले देखें, तत्वों के समतुल्य द्रव्यमानों का निर्धारण करना। यानी अगर आपने दो पदार्थ आपने लिया है, एक के बारे में जानकारी है तुल्यांकी भार का और दूसरे के बारे में नहीं जानकारी है, तो आप उस दूसरे पदार्थ की तुल्यांकी भार की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मुक्त हुए पदार्थ इसमें कितना, इसमें कितना, ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, नाप सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, निर्धारण कर सकते हो। लेकिन साथ में इसका तुल्यांकी भार पता है, इसका नहीं है, तो आप पता लगा सकते हो इसका तुल्यांकी भार क्या है। यही बात कह रहा है कि तुल्यांकी भार के तुल्यांकी समतुल्य द्रव्यमान यानी तुल्यांकी भारों के निर्धारण में काम आता है, उपयोगी है। दूसरा है विद्युत धात्विकी में,
यानी इलेक्ट्रोमेटलर्जी में धातु को प्राप्त करने के लिए, जैसे आपको बता दूं, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है इस तरह से, सोडियम धातु को प्राप्त किया जाता है इस तरह से, मैग्नीशियम धातु को प्राप्त किया जाता है विद्युत अपघटन की विधि से। तो धातु प्राप्त करने के लिए, धातु के निष्कर्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर होता है धातुओं के विद्युत परिशुद्धीकरण में, मतलब धातुओं को शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। धातुओं के शोधन में इनका उपयोग किया जाता है। फिर होता है विद्युत लेपन में, किसी धातु के ऊपर, यानी कि आप जानते हो चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ा देते हैं, कॉपर के ऊपर सोने की परत चढ़ा देते हैं या चांदी की परत चढ़ा देते हैं, तो ये विद्युत लेपन में भी इसका उपयोग किया जाता है विद्युत अपघटन का। चलो आगे चलें। एक प्रश्न आपके पास जो है इसको देखिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे हम समझें एक बार। प्रश्न क्या है एक बार देखिए, अभ्यास के लिए मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न मैं समझाऊंगा, एक प्रश्न आप बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त करने के लिए कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी। यहां पर कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो यहां पर दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कि गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम कैसे प्राप्त किया जाएगा, और दूसरा लिखा हुआ है गलित एल्यूमिनियम ऑक्साइड से 50 ग्राम एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त होगा। दो प्रश्न है हमारे पास। तो प्रश्न पहले को मैं सॉल्व करता हूं। प्रश्नानुसार क्या मिल रहा है हमको, देखो तो। प्रश्नानुसार हमको मिल रहा है कि Ca जो है CaCl2 है, तो CaCl2 में क्या है भाई, Ca+2 आयन है। इसमें क्या है, Ca+2 आयन है। अब समझोगे Ca+2 आयन जो है वो जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी जाकर के Ca बनेगा, यानी कि धातु मुक्त होगा। अब जरा सोचो ये कितने कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है। कैल्शियम को याद किया हो 20-40, यानी 40 परमाणु भार है। मतलब ये 40 ग्राम मुक्त होगा जब 2e लिखा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये 2 है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या, 2 फैराडे। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, F का मतलब क्या होता है बताइए। F का मतलब होता है फैराडे इस तरह, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 6.023 इंटू 10⁻23 1 मोल हुआ। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 96,500 कूलम मिलता है। जब रिएक्शन लिखते हो तो इसके पहले जो नंबर है वो एक स्टोइकियोमेट्रिक संबंध होता है, और वो स्टोइकियोमेट्रिक नंबर होता है 2 मोल को दर्शा रहा है। ये 1 मोल कैल्शियम 40 ग्राम होता है, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 2 फैराडे क्या बोलते कूलम के बराबर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होगा, जितना कूलम होगा, वो कितना होगा, 1 मोल का इतना है तो 2 मोल का कितना होगा। इस तरह से इतनी बातें हो गई। मतलब ये लिख सकते हो, या 2 इंटू 96,500 कूलम। अब यहां पर समझें इस बात को, यहां से सॉल्व कर रहा हूं तो क्या मतलब हुआ, चूंकि 2 इंटू 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त कैल्शियम कितना होगा, 40 ग्राम होगा। तो 1 कूलम से 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर क्या होगा,
40/2 इंटू 96,500। अब हमें कितना ग्राम प्राप्त करना है? 1 मिनट। अच्छा, 20 ग्राम प्राप्त करने के लिए बोला है क्या? कितने आवश्यकता? ओके, सॉरी, मैं क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा था। यहां पर पूछ रहा है 20 ग्राम को प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे? तो हम यहां पे जाते हैं, यहां पे चूंकि 40 ग्राम के लिए कितना आवेश लगेगा? चूंकि 40 ग्राम, चूंकि कितना ग्राम बेटा? 40 ग्राम कैल्शियम मुक्त करने के लिए आवेश कितना लगता है? आवेश लगता है 2 इंटू 96,500 कुलाम। कुलाम पूछ रहा है ना, आवेश पूछ रहा है ना। तो 1 ग्राम कैल्शियम मुक्त करने के लिए कितना लगेगा आवेश? 2 इंटू 96,500 बाय कितना? 40। तो इसलिए कितने ग्राम से बोलो, कितना कितना ग्राम चाहिए हमको? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम कैल्शियम मुक्त करना है। कैल्शियम मुक्त करने के लिए आवेश कितना लगेगा? आवेश लगेगा 2 इंटू 96,500 बाई 40 इंटू 20। ये तो एक के लिए था, 20। तो ये कितना हो गया? 1 कम, ये 2 नहीं, 2 एकम, 2 एकम, यानी कि 96,500 कुलाम विद्युत धारा लगेगा, विद्युत आवेश लगेगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा कितना लगेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, वैसे इनको सॉल्व करिएगा कि आपके लिए एक होमवर्क हो जाता है। जैसे इनको सॉल्व किया गया वैसे दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के पैरेलल क्वेश्चन है, इसलिए दूसरे क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये समझना है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? कैल्शियम का +2 था, तो एक कितना इलेक्ट्रॉन लगा? 2। इसमें कितना है वो आप चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से आप इनको प्राप्त कर लीजिए। तो ये होगा आपका एक क्वेश्चन सॉल्यूशन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, चलो। लिखा है कॉपर सल्फेट को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन को में विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, वह अपघटित किया गया। कितने? 10 मिनट तक अपघटित किया गया। कैथोड पर कितना कॉपर मुक्त होगा? चलो देखें कि ये फैराडे के प्रथम नियम से सॉल्व हो जाएगा। क्या है बताएं? मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा Z इंटू क्या होगा? IT होता है। अब बताओ आप यहां पे कितना मुक्त होगा? तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, तो आप क्या करोगे? यहां पर होगा W इज इक्वल टू E बाय कितना? एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित किया गया, तो यहां पर होगा 96,500 E बाई इंटू आई कितना है? आई कितना है? 1.5 इंटू टी कितना है? टी देख लो, टी टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुणा 60 ये होगा। अब यहां पर एक बात हो रहा है आपके पास, ये चीज देखिएगा, तुल्यांकी भार यहां पर है, तुल्यांकी बटा 96,500 होगा। तो यहां पर तुल्यांकी भार कॉपर का होता है, कॉपर Cu2+ है, तो Cu का 63.5 इसका परमाणु भार है, तो इसका तुल्यांकी भार होगा E बाई ई Cu, यानी कि तुल्यांकी भार Cu का होगा 63.5/2। तो हमने यहां पर लिखेंगे, देखें इसका क्या वैल्यू है? E का वैल्यू कितना है? 63.5/2 इंटू 96,500 इंटू 1.5 इंटू 600। ये इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो आप देखें, हाँ जी,
तो आप देखिए ये जो कुछ चीजें हैं इसको आप नोट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी आपका इसका कैलकुलेशन आएगा वही इसका आंसर होगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 1 मिनट में रिवीजन। विद्युत अपघटन का मतलब होता है किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाती है, जिसमें रेडॉक्स क्रिया होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया की वजह से वो अपघटित हो जाती, अलग हो जाता है। दूसरी बात कहेंगे विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। यहां पर एनोड और कैथोड होता है, एनोड पर होने वाली क्रिया, कैथोड पर होने वाली क्रियाओं को दर्शाना होता है। विद्युत अपघटन का फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का नियम कहता है, 2 नियम है। एक नियम कहता है, प्रथम नियम कहता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा नियम कहता है कि 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटनी सेलों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। क्विज, चलो कुछ सिंपल क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? जल्दी बोलेंगे। डाउटनट वालों के पास आ गया है ABCD और उसका जवाब देंगे आप। जल्दी से टिक लगाइए कि इनमें से कौन सा सही है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक के लिए कौन सा राइट है? ABCD। ये है I इंटू टी, है ना, ध्यान रखिएगा। F/E तुल्यांकी भार और E/F है। कौन सा राइट है? अब करते हैं चेक कि किन बच्चों ने राइट आंसर दिया है। जल्दी से चेक कर लिए। ओके, इसका राइट आंसर है ये। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को Z से दर्शाते हो और Z इज इक्वल टू होता है E/F। मैंने थोड़ी देर पहले इसका जवाब दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1 फैराडे में कितना आवेश होता है? चलिए आपके पास लिखा हुआ है वैल्यू। हाँ जी, जल्दी से चेक करते हैं। उसके पहले तो आप करिए क्वेश्चंस, टिक लगाइए जल्दी से, आप आंसर करिए जल्दी से। तो कितने बच्चों ने राइट आंसर दिया ये भी चेक कर लेंगे हम। हाँ जी, तो डाउटनट में जिन बच्चों ने डाउटनट इंस्टॉल नहीं किए हैं बिल्कुल इंस्टॉल करो। वहां पर भी फ्री में क्लासेस आती है, तो वहां पर बैठ करके आप ऐप के साथ अगर पढ़ाई करोगे तो किसी तरह का कोई ऐड भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कहीं तरह से डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा। अरे या आप एकदम फ्री माइंड आप पढ़ाई कर सकते हो। तो वहां पर डाउटनट में आकर के भी देख सकते हैं इन सारी क्लासेस को। चलिए अब बताइए क्या होने वाला है, क्या होगा बेटा बोलो इसका। अब चेक करते हैं आंसर कितने बच्चों ने राइट दिया है। गुड, ये होता है 96,500 कूलम। अब भी बताया था भाई, शुरू से नहीं हो लगता है क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर आवेश होता है। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश, धन आवेश? विद्युत अपघटनी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है या इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है? क्या आप जवाब देंगे? जल्दी से कोशिश करिए। ABCD में से कौन सा राइट है हम एक बार चेक करना चाहते हैं। देखते हैं कितने बच्चे राइट करते हैं। अब इसके लिए भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, जल्दी से टिक लगाइए। चलो आंसर चेक करते हैं कितने बच्चों ने राइट आंसर दिया है। रिजल्ट क्या है हमारा? जी, काफी बच्चों ने A को राइट दिया है और हमारी तरफ से विद्युत अपघटनी सेल में एनोड जो होता है वो धन आवेशित होता है। अब भी पढ़ाया था मैंने आपको, यानी याद रखा करिए इन सारी छोटी छोटी बातों को। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाओ, अन्यथा क्या होगा, अभी तो गलत करोगे तो भी चलेगा, लेकिन एग्जाम के दिन गलत करोगे तो फिर रिजल्ट खराब आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है? डेनियल सेल विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण है। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, नेल्सन सेल, सीसा संचायक सेल। कुछ एक टाइम हम आपको देते हैं, उस टाइम के अंदर आप हमें जवाब दो। कितने बच्चे कितना राइट आंसर देते हैं ये पता चलेगा। तो चलिए जल्दी करिएगा, आंसर देना है आपको। हाँ चलो हम रिजल्ट चेक करते हैं कि कितने बच्चों ने इसका राइट करा है। 63 बच्चों ने
63% बच्चों ने राइट आंसर दिया गैल्वेनिक सेल को। भैया ये विद्युत रासायनिक सेल है, ये विद्युत रासायनिक सेल है, ये विद्युत रासायनिक सेल है, विद्युत अपघटनीय सेल ये है, इसका राइट आंसर ये है। आगे चलते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? विद्युत अपघटन पढ़ा, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि पढ़ा, हमने फैराडे का नियम पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस देखे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे। आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूं, इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। ये प्रश्न है यहां पर, आप एक बार देख लीजिए, इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, बहुत आसानी से आप सबसे बनेंगे, ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता के बारे में बात करेंगे और ओम का नियम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, जो आने वाले मंडे को होने वाला है। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।